नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने पढ़ने जा रहे हैं जूलॉजी में अपनी जो बुक चल रही है एंडोक्राइनोलॉजी, जो कि अपने बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के अंदर अपने सिलेबस में है। उसका हम लेक्चर नंबर 31वां यानी पार्ट 31वां पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट, जो अपने इससे पहले पार्ट पढ़ा था उसके अंदर अपने टॉपिक जो चल रहा था हार्मोन्स ऑफ गोनाड्स, हार्मोन्स ऑफ गोनाड्स यानी जनद हार्मोन की बात हो रही थी। अपने जनद हार्मोन की हम बात करें तो उसके अंदर हमने सबसे पहले बात की थी वर्षण के हार्मोन। उसके बाद में हमने बात की थी अंडाशयी हार्मोन, इसकी बात अपने चल रही थी। तो अंडाशयी हार्मोन मैंने कल बताया था आपको कि अंडाशय के मुख्य जो हार्मोन हैं वो मुख्य 4 हार्मोन हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। कौन कौन से हैं? पहला हार्मोन है एस्ट्रोजन, दूसरा कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन। तीसरा जो हार्मोन है अपना ये कौन सा है? रिलैक्सिन। और चौथा जो हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन। अब मैं आपको बताता हूँ कि 3 मुख्य हार्मोन है। वैसे तो किसके? अंडाशय के द्वारा 3 हार्मोन स्रावित होते हैं, परंतु कुछ मात्रा में टेस्टोस्टेरोन होता है जो कि बहुत कम बनता है और जो कि यूँ कह सकते हैं कि एस्ट्रोजन का पूर्ववर्ती रूप में बनता है, तो इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो अपने एक एक करके इन हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन। पहला कौन सा हार्मोन है? एस्ट्रोजन। अब देखिएगा स्टूडेंट, एस्ट्रोजन की यदि हम बात करें तो मैंने इसके बारे में थोड़ा सा आपको पहले बताया भी था कि फीमेल्स के अंदर जो अंडाशय होते हैं, अंडाशय के अंदर फॉलिकल्स होते हैं। फॉलिकल्स कौन कौन से होते हैं? पहला प्रीमोर्डियल फॉलिकल है, दूसरा प्राइमरी फॉलिकल है, तीसरा वेजिकुलर फॉलिकल है और चौथा कौन सा फॉलिकल होता है? ग्राफियन फॉलिकल। प्रश्न कई बार आता है, थोड़ा सा ये ध्यान रखने वाली बात है कि सबसे मैच्योर फॉलिकल कौन सा होता है? ग्राफियन फॉलिकल होता है, और इसकी खोज ग्राफियन नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो देखिएगा कि जैसे जैसे फॉलिकल्स बनते हैं तो वैसे वैसे क्या होता है कि जो पुटक कोशिकाएं होती हैं फॉलिकल्स की या फॉलिकुलर सेल्स होती हैं उनके द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन बनता है। सबसे बड़ी बात तो यही है। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि इस हार्मोन का स्राव कौन करती है? फॉलिकल्स की फॉलिकुलर सेल्स के द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन का संश्लेषण होता है। ओवरी में फॉलिकल्स की फॉलिकुलर सेल के द्वारा एस्ट्रोजन का क्या होता है? स्त्रवण होता है या सिक्रेशन होता है। सिंथेसिस और स्त्रवण दोनों ही वहीं होते हैं। अब देखिएगा तो पुटक जैसे जैसे बनेंगे, और मैंने बताया था कि पुटक बनते कब है महिलाओं के अंदर, कि जब महिलाओं के अंदर 12 से 13 वर्ष की आयु जो होती है जिसको हम कहते हैं प्यूबर्टी स्टेज, उस समय प्रारंभ में क्या होता है कि पुटक बनना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि एक मैं थोड़ी सी घटना बता देता हूँ। महिलाओं के अंदर क्या होता है कि जनन की क्रिया जीवन भर नहीं चलती है। इसमें 2 अवस्थाएं होती हैं, रजोदर्शन और रजोनिवृत्ति। थोड़ा सा इनके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। रजोनिवृत्ति, रजोदर्शन क्या है? रजोदर्शन क्या है कि महिला में प्रथम बार रज चक्कर का पाया जाना, महिला में प्रथम बार रज चक्कर का उपस्थित होना या पाया जाना या आना, उपस्थित होना क्या कहलाता है? रजोदर्शन। रजोनिवृत्ति क्या है? महिलाओं में अंतिम बार रज चक्कर का आना, रज चक्कर का आना क्या कहलाता है? रजोनिवृत्ति। और जननायु क्या है? रजोदर्शन और रजोनिवृत्ति के बीच का काल, रजोदर्शन व रजोनिवृत्ति के बीच का काल, रजोनिवृत्ति के बीच का काल या समय। अब रजोदर्शन की जो आयु होती है 12 से 13 वर्ष होती है, यानी प्रथम बार रज चक्र जब शुरू होता है, और ये होती है 45 से 50 वर्ष। इसका मतलब क्या हो? कोई भी महिला जो है वो कोई, यहाँ जनन का मतलब क्या है या जन्म आयु क्या है? जनन आयु का मतलब ये है, या जनन काल क्या, तो ये की बात है कि महिला जो है
यहाँ मैथुन से लेना देना नहीं है। यहाँ पर मतलब क्या है कि कोई भी महिला 12 से 13 वर्ष की आयु से लेकर के 45 से 50 वर्ष की आयु तक संतान उत्पन्न करती है, वो उसका क्या कहलाता है, जनन आयु कहलाती है। यानी अब शॉर्ट में यदि बोले रजो दर्शन और रजो निवृत्ति के बीच का काल क्या कहलाता है, जनन आयु कहलाता है। अब देखिएगा रज चक्कर जो है वो प्रथम बार यदि पाया जाए तो रजो दर्शन, और रज चक्र यदि अंतिम बार आता है तो उसको रजो निवृत्ति कहते हैं। और महिलाएं जो हैं वो 45 से 50 वर्ष की आयु के बाद में रज चक्कर नहीं पाया जाता, इसलिए वो किसी भी संतान को जन्म नहीं दे सकती हैं। तो रजो निवृत्ति जो है उनकी रज चक्र के आने की अंतिम काल होता है, अंतिम समय होता है। अब देखिएगा तो हमने बात की थी कि अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जब महिला के अंदर रजोदर्शन शुरू होता है तो उस समय जो फॉलिकल्स हैं वो अगली अवस्थाओं में जाना शुरू हो जाते हैं। और मैंने कल एक बात बताई थी कि जब फॉलिकल्स अगली अवस्थाओं में जाते हैं तो अंत में केवल एक ही फॉलिकल ग्राफिन फॉलिकल में चेंज होता है, उसमें से कुछ फॉलिकल्स नष्ट हो जाते हैं एक रज चक्र के दौरान, उनको एट्रेटिक फॉलिकल्स कहते हैं। इस घटना को एट्रेशिया कहते हैं, ऐसा मैंने बताया था आपको। तो फॉलिकल्स की जो है फॉलिकुलर सेल्स जो हैं उनके द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या होता है, स्त्राव होता है। अब यदि हम कार्य की बात देखें तो सबसे पहले हम कार्य की यदि हम बात करें तो इसका प्रभाव जो गर्भाशय के ऊपर पड़ता है। सबसे पहला प्रभाव किस पर पड़ता है, इसका गर्भाशय पर पड़ता है। तो गर्भाशय पर क्या प्रभाव होता है, इसका एस्ट्रोजन का। साथ में हम क्या देख रहे हैं, फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। तो फंक्शन में देखिएगा गर्भाशय के एंडोमेट्रियम को तैयार करता है, अर्थात यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन एपिथेलियम सेल्स में डिवीजन को बढ़ाता है। क्या करता है, बढ़ाता है। कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। तो गर्भाशय के जो है विकास को क्या करता है, प्रेरित करता है। तो सबसे बड़ा कार्य यही है कि ये हार्मोन क्या करता है, गर्भाशय के अंदर एक तो वहाँ ब्लड सर्कुलेशन और दूसरा एपिथेलियम सेल्स है उसके डिवीजन को बढ़ाता है। साथ में क्या करता है, गर्भाशय की मायोमेट्रियम लेयर में अरेखित पेशियों की वृद्धि, रेखित पेशियों में वृद्धि व संकुचन को बढ़ाता है, संकुचन क्या करता है, बढ़ाता है। तो दो मुख्य प्रभाव किसके ऊपर पड़ते हैं, इसके एस्ट्रोजन के गर्भाशय पर पड़ते हैं। अब आपको बता देता हूँ कि हमने संरचना की यदि हम बात करें, थोड़ी सी संरचना यदि हम देखें तो गर्भाशय की संरचना इस प्रकार होती है। इस प्रकार होती है। तो देखिएगा 3 लेयर होती है गर्भाशय में, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। 3 लेयर होती है गर्भाशय में। तो ये क्या करता है, सबसे पहली बात तो जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है, एंडोमेट्रियम में 2 लेयर होती हैं अंदर की और फिर स्ट्रेटम बेसिलस और स्ट्रेटम फंक्शनलिस। स्ट्रेटम फंक्शनलिस जो होती है एंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है वो मुख्य लेयर होती है, इसके अंदर उपकला कोशिकाएं होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। तो ये हार्मोन एस्ट्रोजन क्या करता है, एंडोमेट्रियम की जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस जो लेयर होती है इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन का बढ़ा देता है, एपिथेलियम सेल्स उनकी संख्या में भी डिवीजन के द्वारा क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है। पहली बात तो ये। दूसरी लेयर क्या होती है, मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम के अंदर क्या होती है, केवल पेशियाँ होती हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट, होता क्या है कि मायोमेट्रियम जो लेयर है उसके अंदर पेशियाँ होती है, तो इसमें अरेखित पेशियाँ पाई जाती है। तो ये हार्मोन क्या करता है कि यहाँ पर मायोमेट्रियम लेयर जो होती है गर्भाशय की, इसके अंदर क्या करता है कि इन पेशियों की संख्या में वृद्धि कर देता है और साथ में इनके संकुचन को बढ़ा देता है। अब देखिएगा कि ये संकुचन को जो बढ़ाता है, ये अवस्था गर्भावस्था के लिए घातक स्थिति होती है। तो क्योंकि अगर गर्भावस्था धारण कर रखी है और यदि एस्ट्रोजन की सांद्रता बढ़ गई तो जिसके द्वारा गर्भपात हो सकता है, क्योंकि जो अरेखित पेशियाँ गर्भाशय की वो गर्भ को शरीर से बाहर निकाल देती है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, आगे हम पढ़ेंगे प्रोजेस्टेरोन को। तो प्रोजेस्टेरोन इसके विपरीत कार्य करते हुए क्या करता है, अरेखित पेशियों के संकुचन को रोक देता है और वो गर्भावस्था जब तक बनी रहती है प्रोजेस्टेरोन का स्त्रावन अधिक होता है, जिससे गर्भावस्था के दौरान इन अरेखित पेशियों में संकुचन नहीं हो पाता है। परंतु एस्ट्रोजन क्या कर रहा है, संकुचन को बढ़ाएगा, परंतु उसको रोकेगा कौन, प्रोजेस्टेरोन, जो अपने आगे बात करेंगे। तो
पहला कार्य किस पर प्रभाव डालता है, ये गर्भाशय की पेशी पर प्रभाव डालता है। दूसरा प्रभाव जो है वो किस पर पड़ता है, इसका वेजाइना पर। तो वेजाइना के अंदर क्या होता है, वेजाइना सबसे पहली बात तो मैं बता देता हूँ कि जो गर्भाशय का नीचे का भाग क्या कहलाता है, गर्भाशय ग्रीवा कहलाता है, यानी सर्विक्स कहलाता है। सर्विक्स आगे जिस छिद्र में खुलता है उसको वेजाइना कहते हैं। नलिकाकार संरचना होती है जिसको वेजाइना कहते हैं। तो वेजाइना के अंदर क्या होता है कि ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन वेजाइना की घनाकार उपकला कोशिकाओं को, यानी क्यूबिडियल जो एपिथेलियल सेल्स होती है, घनाकार उपकला कोशिकाओं को सत्रित उपकला कोशिकाओं में बदल देता है, सत्रित उपकला कोशिकाओं में बदल देता है, जिससे वेजाइना में संक्रमण नहीं हो पाता, जिससे वेजाइना में इन्फेक्शन नहीं हो पाता है। ये भी इसका क्या है, वेजाइना के संदर्भ में कार्य एस्ट्रोजन का। अब देखिएगा कि जैसे ही प्यूबर्टी स्टेज होती है उससे पहले महिलाओं की जो वेजाइना होती है उसके अंदर घनाकार उपकला कोशिकाएं होती हैं, और जैसे ही रक्त चक्र प्रारंभ होता है तो एस्ट्रोजन हार्मोन बनेगा। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है कि जो घनाकार उपकला कोशिकाएं जो क्यूबिडियल सेल्स होती हैं, एपिथेलियल सेल्स, उनको स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल्स में क्या कर देता है, बदल देता है, ताकि वेजाइना में किसी प्रकार का संक्रमण या इन्फेक्शन न हो। अगला जो प्रभाव है ये किसके ऊपर पड़ता है, इसका एस्ट्रोजन का अगला जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है स्तन ग्रंथियों के ऊपर। ये स्तन ग्रंथियों में डक्टुलर ग्रोथ को प्रेरित करता है। अब देखिएगा डक्टुलर ग्रोथ से होती है। अब डक्टुलर ग्रोथ क्या होती है ये मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा डायग्राम से। जैसे ये एक स्तन ग्रंथि है, स्तन ग्रंथि के अंदर देखिए दो चीज़ मेन होती है, एक तो कोशिकाएं होती हैं, एक होती हैं क्या, डक्ट्स या मिल्क डक्ट। ये होती है एल्वेओली यानी कोशिकाएं, हिंदी में अगर बोलें तो क्या है, कोशिकाएं। कोशिकाओं में ये क्या होती हैं, मिल्क ग्लैंड्स होती हैं। ये क्या होती है, मिल्क ग्लैंड्स होती है। ये डक्ट होती है, मिल्क डक्ट। अब देखिएगा दो कार्य है, थोड़ा सा प्रोजेस्टेरोन के संदर्भ में मैं यहाँ समझा देता हूँ, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वैसे सामंजस्य में कार्य करते हैं हमेशा। तो पहले एस्ट्रोजन बन रहा है तो इसलिए हम पहले उसकी बात करें तो मिल्क ग्लैंड। अब देखिएगा स्टूडेंट होता क्या है कि स्तन ग्रंथियों के अंदर क्या होता है कि एक तो यहाँ वशीय उत्तक पाए जाते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा होती है। इस कारण महिलाओं के अंदर जो ब्रेस्ट हैं वो उभरे हुए होते हैं, और उस वसा का यहाँ जो संचय होता है उसके अंदर मुख्य योगदान एस्ट्रोजन का होता है। यानी कि एस्ट्रोजन क्या करता है कि जो हिप्स होते हैं महिलाओं के, स्तन ग्रंथियाँ होती है, और जो प्यूबिक एरिया होता है, प्यूबिक एरिया का मतलब भाई जनांग होते हैं जिसमें लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, उन सब के अंदर वसा का जो संचय है वो कौन बढ़ाता है, एस्ट्रोजन ही बढ़ाता है, जिसको अपने आगे लिखेंगे भी। तो अब स्तन ग्रंथियों की बात करें तो स्तन ग्रंथियों के अंदर दो मेन चीज़ होती है, एक तो कोशिकाएं होती है जिसके अंदर मिल्क ग्लैंड होती है जो मिल्क का सिक्रेशन करती है, और दूसरी होती है मिल्क डक्ट। मिल्क डक्ट जो होती है ये नलिकाएं होती है जो कि मिल्क को कोशिकाओं से कहाँ लेके आती है, इस क्षेत्र को कहते हैं निप्पल क्षेत्र, जहाँ पर बच्चा मुंह लगा के दूध पीता है। तो यहाँ तक दूध को लाने का काम कौन करती है, मिल्क डक्ट करती है। अब देखिएगा मिल्क डक्ट की संख्या में वृद्धि और इनके विकास को कौन प्रेरित करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। और जो कोशिकाएं हैं इनकी संख्या में वृद्धि को कौन प्रेरित करता है, प्रोजेस्टेरोन, जिसको अपने आगे पढ़ेंगे। तो एस्ट्रोजन का काम पढ़ रहे हैं अपने, तो एस्ट्रोजन क्या करता है, ब्रेस्ट के अंदर जो मिल्क डक्ट है उनकी संख्या में वृद्धि करता है, और वृद्धि करता है जिससे क्या है कि मिल्क सिक्रेशन आसानी से हो सके। तो ये अपने लिख दिया। अगला जो कार्य है इसका है कंकाल पर प्रभाव। अब कंकाल पर यदि हम बात करें तो देखिएगा क्या होता है कि महिलाओं के अंदर जैसे रक्त चक्र प्रारंभ होता है तो एस्ट्रोजन बनेगा। एस्ट्रोजन जब बनता है तो उस दौरान क्या होता है, ओस्टियोब्लास्टोसिस घटना होती है। ओस्टियोब्लास्टोसिस में क्या होता है कि जब रक्त चक्र प्रारंभ होता है तो उस दौरान जो कैल्शियम है तो कैल्शियम का जमाव जो है वो धीरे धीरे क्या है कि अस्थियों में होने लगता है, जिससे महिलाओं की जो अस्थियाँ वो मजबूत होती जाती है। परंतु जैसे जैसे महिलाओं के अंदर रजोनिवृत्ति की अवस्था आती है, यानी रक्त चक्र जब बंद होने की अवस्था आती है उस दौरान क्या होता है कि जो ओस्टियोपोरोसिस की घटना शुरू हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, महिलाओं के अंदर अस्थियों के अंदर डिपोजिशन होने वाले कैल्शियम और फास्फेट आयन है उनकी मात्रा में कमी आ जाती है, यानी कैल्शियम और फास्फेट का जो जमाव है अस्थियों में वो कम होने लगता है। अब कम होगा तो उससे क्या होता है, महिलाओं की अस्थियाँ कमज़ोर हो जाती है और थोड़ा सा गिरने से क्या हो जाती है, चटक जाती है। तो इसका अगला कार्य क्या है, रजो दर्शन के दौरान
ये हार्मोन ओस्टियोब्लास्टोसिस को प्रेरित करता है। ब्लास्टोसिस को प्रेरित करता है, जिससे अस्थियां मजबूत होती है, अब देखिएगा अस्थियां मजबूत होगी, परंतु रजोनिवृत्ति के दौरान इस हार्मोन की कमी होने लगती है, जिससे महिलाओं की अस्थियों में कैल्शियम व फास्फेट की कमी हो जाती है, और ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है। अब देखिए ओस्टियोपोरोसिस होगा तो अस्थि क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। कमज़ोर होने से क्या है कि जो अस्थि है वो आसानी से क्या हो जाती है, चटक जाती है। तो ये भी क्या है, इसका एक प्रभाव है, किसका, एस्ट्रोजन का। तो रजोदर्शन के दौरान तो क्या होगा कि ये हार्मोन क्या करता है, ओस्टियोब्लास्टोसिस प्रक्रियाओं को क्या करता है, तेज करता है। परंतु जैसे बाद में जैसे इसकी रजो निवृत्ति की ओर अवस्था आती है तो उस दौरान ओस्टियोपोरोसिस घटना होने लगती है, ताकि क्या मतलब अस्थियां क्या हो जाती है, एस्ट्रोजन की कमी से क्या हो जाती है, कमज़ोर होने का कारण क्या है, क्योंकि उसमें कैल्शियम और फास्फेट आयनों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो ये एक स्थिति खतरनाक है, जिससे महिलाओं की अस्थियां क्या है, जल्दी चटक जाती है थोड़ा सा गिरने से। उसके अलावा यदि हम बात करें, ये प्रोटीन संचय को भी क्या करता है, प्रेरित करता है। ये हार्मोन प्रोटीन संचय को प्रेरित करता है। अब प्रोटीन देखिए क्या होता है कि जब महिलाएं फिर आगे गर्भ धारण करती है उस समय प्रोटीन अधिक चाहिए भ्रूण के डेवलपमेंट के लिए, तो ये हार्मोन उस दौरान क्या करता है कि एस्ट्रोजन जो है वो प्रोटीन संचय उसको क्या करता है, प्रेरित करता है। उसके अलावा ये हार्मोन जो है वसा के उपापचय और उसके संचय है उसको भी क्या करता है, प्रेरित करता है। अगला जो कार्य है इसका क्या रहता है, ये हार्मोन वसा के संचय व उपापचय को बढ़ाता है, जिससे स्तन ग्रंथियों में कुल्हे में प्यूबिक एरिया में वसा का संचय बढ़ जाता है और ये क्षेत्र उभरे हुए दिखाई देते हैं, और ये क्षेत्र उभरे हुए दिखाई देते हैं। तो ये जो क्षेत्र उभरे हुए दिखाई देते हैं तो यहाँ वसा का जमाव अधिक होता है, और वसा का जमाव कौन से हार्मोन के कारण अधिक होता है, एस्ट्रोजन के कारण अधिक होता है। अब यदि हम बात करें मुख्य जो अगला कार्य है, वो अगला कार्य क्या है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट करना। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की यदि हम बात करें तो कौन कौन से आपको पता ही है, आवाज़ का पतला होना, दाढ़ी मूंछ की अनुपस्थिति, प्यूबिक एरिया में रोम का विकास, स्तन ग्रंथियों का विकास,
का विकास। शरीर के कुछ क्षेत्रों में वसा का जमाव, शरीर के कुछ क्षेत्र जैसे अभी पढ़ के आए ना, ये कौन कौन से स्तन ग्रंथियां हैं, हिप्स हैं यानी कुल्ले जो हैं, उसके अलावा जो प्यूबिक एरिया यहाँ पर क्षेत्रों में वसा जमाव को प्रेरित करना, वसा के जमाव को प्रेरित करना, ये भी क्या इसका कार्य है। तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं जो कि अच्छा है। उसके अलावा ये है मादा जननांगों का विकास, मादा जननांगों का विकास। तो ये सारी कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं किसके, फीमेल्स के। तो उन सब के लिए कौन जिम्मेदार होता है, एस्ट्रोजन होता है। तो एस्ट्रोजन जो हार्मोन है इसके मुख्य कार्य अपने अभी देखे हैं कि एस्ट्रोजन जो है ये वास्तव में क्या क्या कार्य करता है। तो मुख्य कार्य देखिएगा कि एंडोमेट्रियम जो है उसके अयकृत पेशियों की संख्या में वृद्धि करना, उससे कर्माकुंचन में वृद्धि करना। उसके अलावा वेजाइना के घनाकार उपकला कोशिकाओं को किसमें चेंज करता है, ये सत्रित उपकला कोशिकाओं में चेंज करता है, जिससे वेजाइना में इन्फेक्शन नहीं हो पाता है। स्तन ग्रंथियों के डक्टिलर ग्रोथ को प्रेरित करता है। रजोदर्शन के दौरान ऑस्टियोब्लास्टोसिस को प्रेरित करता है। रजोदर्शन से लेकर के आगे तक ये ऑस्टियोब्लास्टोसिस को प्रेरित करता है। और रजो निवृत्ति के बाद में क्या करता है, ऑस्टियोपोरोसिस को प्रेरित करता है, जिससे अस्थियां कमजोर हो जाती है। प्रोटीन संचय को बढ़ाता है, हार्मोन वसा के संचय और उपापचय को बढ़ाता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का क्या करता है, डेवलपमेंट करता है। ये मुख्य कार्य किसके हैं, एस्ट्रोजन के कार्य हैं। अब हम बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन की। तो प्रोजेस्टेरोन दूसरा जो मुख्य कार्य है, मुख्य हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन फंक्शन। तो प्रोजेस्टेरोन के फंक्शन की यदि बात करें तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों मिलकर के क्या करते हैं, कार्य करते हैं, ताकि जननांगों का विकास भी हो। गर्भावस्था अगर निषेचन हो जाता है तो गर्भावस्था बनी भी रहे। तो उन सब को प्रोजेस्टेरोन भी अपने कार्यों को संपादित करता है महिलाओं के अंदर। सबसे पहली बात तो जो है हमने देखा कि एस्ट्रोजन का निर्माण तो कौन कर रही हैं, अंडाशय की पुट्टक कोशिकाएं कर रही हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है कि एस्ट्रोजन का निर्माण कौन कर रही है, अंडाशय की पुट्टक कोशिकाएं कर रही है। अब बात आती है प्रोजेस्टेरोन की। तो प्रोजेस्टेरोन का निर्माण सबसे पहली बात तो कौन करता है, कार्पस ल्यूटियम द्वारा होता है। अंडाशय में कार्पस ल्यूटियम द्वारा होता है इसका निर्माण, पहली बात तो ये है। दूसरा कार्य क्या है, मेन जिसका कार्य है वो यही है कि जो गर्भाशय है, गर्भाशय को इम्प्लांटेशन है तो तैयार करता है, और गर्भाशय की जो पेशियां हैं उसमें संकुंचन का क्या करता है, निरोधन करता है। ये हार्मोन गर्भाशय में इम्प्लांटेशन का कार्य करता है तथा गर्भाशय की पेशियों में कर्माकुंचन को रोकता है, कर्माकुंचन को क्या करता है, रोकता है, जिससे गर्भावस्था बनी रहती है, गर्भावस्था बनी रहती है। अतः इस हार्मोन को बनी रहती है, और इस हार्मोन की कमी से गर्भपात हो जाता है, गर्भपात हो जाता है। अतः इस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। अतः इस हार्मोन को गर्भावस्था हार्मोन या इंग्लिश में बोले तो प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। अब कैसे क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं, छोटे छोटे टॉपिक आए हैं कि कार्पस ल्यूटियम का, ये आपको बताया था कि जैसे ही अंडाशय के अंदर 14वें दिन LH हार्मोन की सांद्रता बढ़ती है तो ग्राफिन पुटक फट जाता है। ग्राफिन पुटक फटने से पुटक की जो अंदर सेकेंडरी ओसाइट तो फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, और जो शेष ग्राफिन पुटक की जो पुटक कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर पीले वसा की छोटी छोटी बूंदें इकट्ठी होने से जो संरचना बनती है उसको हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। और कार्पस ल्यूटियम के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, प्रोजेस्टेरोन। अब देखिएगा कि इम्प्लांटेशन क्या होता है, आरोपण क्या होता है, तो थोड़ा डायग्राम से समझ लीजिएगा इस बात को, जो वैसे तो अपने आगे डिटेल में करेंगे। आरोपण क्या है, तो होता क्या है, ये वही बात फिर हमने थोड़ी देर पहले डायग्राम बनाया था। ये पेरीमेट्रियम, ये मायोमेट्रियम, और ये कौन सा होता है, एंडोमेट्रियम। अब आपको पता होना चाहिए कि
निषेचन की घटना यहाँ पर होती है, निषेचन यहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या बनता है, मोरूला, मोरूला के बाद में क्या बनता है, गैस्ट्रुला, ब्लास्टुला, ब्लास्टुला बनता है। ब्लास्टुला क्या करता है, फर्टिलाइजेशन के छठे से सातवें दिन आकर के गर्भाशय में कहीं एक और आकर के एंडोमेट्रियम में धंस जाता है, कहीं पर भी आकर के धंस जाता है, तो ये क्या है, ब्लास्टुला है, धंस गया। इस धंसने को क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन, क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन यानी आरोपण। आरोपण परिभाषा क्या है कि निषेचन के लगभग छठे या सातवें दिन ब्लास्टुला अवस्था का, यानी कहते हैं कोई निषेचन के छठे या सातवें दिन ब्लास्टुला अवस्था का गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में जाकर के फिक्स होना या स्थिर होना क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन या आरोपण। अब देखिएगा आरोपण होता है तो आरोपण के लिए तैयार कौन करता है, गर्भाशय को प्रोजेस्टेरोन करता है। क्यों करता है, क्योंकि हमने एस्ट्रोजन के लिए पढ़ा था कि मायोमेट्रियम की संख्या में, लेयर में जो एरेकिड पेशियाँ होती है उनकी संख्या में वृद्धि और उनके अंदर कर्माकुंचन तो कौन उत्पन्न करता है, एस्ट्रोजन, परंतु प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, उनके कर्माकुंचन को रोक देता है। अब रोकने से क्या होगा कि जो डेवलपमेंट है 9 महीने तक यहाँ होता रहेगा शिशु का। अब 9 महीने होता रहेगा तो उससे क्या है कि भ्रूण यहाँ बना रहेगा। और जैसे जैसे प्रसव की अवस्था आती है 9 महीने बाद, जैसे मनुष्य के संदर्भ में बात करें तो 9 महीने के बाद में जैसे प्रसव की होती है अवस्था, तो उस समय प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की तो हो जाती है कमी और एस्ट्रोजन की सांद्रता और ऑक्सीटोसिन की सांद्रता बढ़ जाती है। अब ऑक्सीटोसिन और एस्ट्रोजन क्या करते हैं कि इन मायोमेट्रियम की पेशियों के अंदर कर्माकुंचन बहुत ज़्यादा उत्पन्न कर देते हैं, और उत्पन्न करना ही उसको हम कहते हैं प्रसव पीड़ा। प्रसव पीड़ा जैसे शुरू होगी तो गर्भाशय में बार बार कर्माकुंचन होगा, जिससे उसका दाब इस भ्रूण पे लगता है, शिशु पे लगेगा, जिससे शिशु सर्विक्स की ओर खिसक जाता है, सर्विक्स से होता है वेजाइना से क्या निकल जाता है, बारिश घटना को कहते हैं प्रसव। अब देखिएगा कि प्रसव होने के लिए एस्ट्रोजन और कौन सा चाहिए, ऑक्सीटोसिन, परंतु प्रसव न हो, गर्भावस्था बनी रहे, उसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, प्रोजेस्टेरोन। क्यों, वो क्या करता है, इन गर्भाशय की एरेकिड पेशियों के अंदर कर्माकुंचन को रोके रखता है। अब कर्माकुंचन नहीं होगा तो गर्भावस्था बनी रहेगी, इसका मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन। और यदि 9 महीने से पहले ही एस्ट्रोजन तो बढ़ जाए ज़्यादा और प्रोजेस्टेरोन हो जाए कम, तो कर्माकुंचन तेज हो जाएंगे तो भ्रूण जो है बाहर निकल जाएगा, और निकलने क्या कहलाता है, गर्भपात कहलाता है, एबॉर्शन कहलाता है। तो एबॉर्शन यदि होना है तो एस्ट्रोजन की सांद्रता बढ़ेगी, प्रोजेस्टेरोन कम हो जाएगा, और गर्भावस्था को बनाए रखना है तो प्रोजेस्टेरोन बढ़ा रहेगा और एस्ट्रोजन क्या रहता है, कम रहता है। नेक्स्ट कार्य यदि हम देखें तो स्तन ग्रंथियों के अंदर यदि बात करें तो अभी मैंने डायग्राम से बताया था कि स्तन ग्रंथियों के अंदर ये कुपिकीय वृद्धि को करता है, जिससे मिल्क का सिक्रेशन होता है। स्तन ग्रंथियों की कुपिकाओं में वृद्धि करता है, स्तन ग्रंथियों की कुपिकाओं में वृद्धि करता है, में वृद्धि करता है कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, कुपिकाएं अगर होंगी तो मिल्क ग्लैंड की संख्या बढ़ेगी, जिससे क्या दूध का सिक्रेशन भी क्या होगा, ज़्यादा। उसके अलावा ये प्रोटीन कैटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। क्या करता है ये हार्मोन प्रोटीन कैटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे क्या होगा, प्रोटीन कैटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो जो है गर्भावस्था के अंदर जो प्रोटीन की कमी उसको पूरा किया जा सकता है। प्रोटीन की कमी नहीं रहती तो प्रोटीन कैटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। उसके अलावा अगला जो कार्य है, ये हार्मोन फैलोपियन ट्यूब में स्त्रवण को बढ़ा देता है, बढ़ाता है, जिससे क्या होगा, अंडे को पोषण प्राप्त होता है, अंडे को पोषण प्राप्त होता है। अब होता क्या देखिएगा स्टूडेंट कि जो फैलोपियन ट्यूब है उसके अंदर ग्रंथियां पाई जाती हैं, उन ग्रंथियों को ये हार्मोन क्या करता है, प्रेरित कर देता है। तो हार्मोन यदि प्रेरित करेगा तो उससे क्या होगा, वो ग्रंथियां पोषक पदार्थ युक्त तरल पदार्थ का स्त्राव करती हैं। वो तरल पदार्थ किसको पोषण देता है, अंडे को। अंडा यदि जीवित रहेगा तो उसको निषेचन में सहायता मिली रहेगी। उसके अलावा ये हार्मोन, लास्ट कार्य इसका, ये हार्मोन LH का संदमन करता है। अब LH का संदमन होगा तो जिससे नया चक्र प्रारंभ नहीं होता है, संदमन करता है। और LH आपको पता ही है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, जो कि अगर पीयूष ग्रंथि के द्वारा प्रेरित होता है। तो LH का संदमन होता रहेगा तो जिससे नया चक्र प्रारंभ नहीं होता है। तो स्टूडेंट ये अपने जो भी कार्य देखें, ये प्रोजेस्टेरोन के कार्य हैं, जो मुख्य कार्य अपने देखें। कल अपने लास्ट जो हार्मोन बचता है इसका रिलैक्सिन, उसकी बात करेंगे। थैंक यू।